अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम जो है अपने 1 आवर 6 मिनट लेक्चर किस तरह प्लान करेंगे और किस तरह इसको इफेक्टिव बनाएंगे, किस तरह अपने स्टूडेंट्स को एंगेज रखेंगे, तरीका क्या है, साइंटिफिकली कौन से इवेंट्स ऐसे हैं, रिसर्च क्या कहती है, इसमें एविडेंस क्या कहती है कि किस तरह हम इसको इफेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उस पर बात करेंगे और लेक्चर इसलिए थोड़ा सा फोकस हम इस पर ज़्यादा दिए हैं कि हम ये जानते हैं कि आजकल जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो लेक्चरिंग थ्रू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिस इज़ वेरी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ टीचिंग। इसलिए ये इस पर हमने पिछले जो सेशन लिया था दैट वाज अबाउट कि किस तरह हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड किस तरह बनाएंगे और उसमें इफेक्टिवली किस तरह चेंजेस कराएंगे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुडंट डू। इस पर डिटेल हमारी प्रीवियसली बात होगी, लेकिन दैट वाज जस्ट फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। किस तरह स्लाइड जो है उसको अट्रैक्टिव बनाना है, इसको किस तरह इफेक्टिव बनाना है, इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है। अ, आज हम बात करेंगे कि बीइंग ए टीचर जो है, जब हम कोई टॉपिक स्टूडेंट्स से डिस्कस करना चाहते हैं, सो अगर हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पावरपॉइंट में डिज़ाइन किया गया हो, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रेज़ेंट करें उस प्रॉपर्ली एंड एप्रोप्रिएट तरीके से हम इसको प्रेज़ेंट ना करें तो फिर दिस इज़ यूज़लेस कि जितना भी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल एंड अच्छी समझने वाले अच्छे तरीके से लगने वाले स्लाइड्स हमने बनाए हैं, तो फिर ये जो है वो तो उसका जो मानी जो मकसद होगा वो हमें हासिल नहीं होगा। इसलिए आज हम मेथोडोलॉजी पर बात करेंगे कि किस तरह जो है अ, उसको इफेक्टिव बना सकते हैं और वो कौन सी साइंटिफिकली जो है या कौन सी इवेंट्स है जो जो इस 1 आवर में हमने करने हैं और सारे के सारे करने हैं, किस तरह हमने प्लान करना है कि स्टूडेंट्स जो है वो 1 घंटे तक वो जो है उसकी इंटरेस्ट बरकरार रहे, वो इंटरेस्ट के साथ साथ वो कुछ लेके जाएं, कुछ मैसेज लेके जाएं और वो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ऊपर आ जाए और उसको जो है बार नेक्स्ट क्लास का वेट करे कि कब जो है हम इस तरह के क्लास दोबारा लेंगे। तो ये कुछ इवेंट्स पर आज हम बात करेंगे। So as we discussed, lecturing remains the mainstay of the many university courses and conference programs, and when done well, it can be an extremely effective large group teaching technique. We have discussed in detail about the advantages and of the lecturing in the previous session. Uh, Sometimes we have to understand our students because when suppose the teacher is thinking and discussing to the students about the syllabus, but what the students are thinking that he is, it's too cool outside, exam. It means their minds, they are distracted from the lecture. So it is a responsibility of the teacher to make their focus on the lecture और किस तरह ये होगा ये हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि हमें ऐसा क्या टेक्निक करनी चाहिए जिससे we can avoid the distraction, mind distraction about students from the topic. Sometime ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स we know that this is the fact कि they are just बाज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इनफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग मेथोडोलॉजी की वजह से वो जस्ट अटेंडेंस के लिए आते हैं या उनकी कुछ जो है इंटरेस्ट नहीं होती। जिस तरह अगर आप यहाँ देखें कि टीचर इस को समझा रहा है लेकिन वहां पर एक वर्ड है फाइट एग्जाम, सो दे हैव जस्ट फोकस एंड बाकी उस पर कोई इसकी फोकस नहीं है। तो किस तरह हमारा जो है एक तरीक़ाकार होना चाहिए जिस जो स्टूडेंट्स की इन्हीं कंटेंट्स पर भी उनकी तवज्जो हो, उनकी हमने उनसे थोड़ी सी तो उनका इंटरेस्ट जो है अपनी तरफ माइल करना है। सो दैट इज एक आर्ट है टीचिंग का जो एक स्टूडेंट टीचर को आनी चाहिए और इसलिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है एक टीचर का होना चाहिए। एवरी ग्रेजुएटेड पर्सन इज नॉट अ टीचर, बट इफ एवरी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट जो है वो कुछ ट्रेनिंग ले और कुछ उनको अपनी सोच ले और अपने इरादा करें तो एवरीवन कैन बिकम अ टीचर। But we all know that not every teacher is an effective and a good teacher. So a good teacher एक वही है जो अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखे, जो अपने स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को बरकरार रखे, जो स्टूडेंट्स को अपने इंफॉर्मेशन कन्वे करे
उनको political skills सिखाए, उनकी जो है grooming में help करे। तो ये जो है next जो है हम discuss करने जा रहे हैं, that is all about this topic. Lecture, a process by which the notes of the teacher become the notes of the student, and that's why we should have very carefully make our notes. कि जितनी आसान हम बना सकते हैं उतनी ही स्टूडेंट्स के लिए आसानी होगी उसको समझने में, उतनी ही स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बढ़ेगी। तो ये एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नोट्स को, अपनी टॉपिक को इस तरह आसान तरीके से विद पिक्चर्स, विद नेमोनिक्स, विद ऑल अदर क्यूज जो है कि वो स्टूडेंट्स की जब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी, उसको सब आसान लग जाएगा, तो उसकी इंटरेस्ट को बहुत जो है बढ़ जाएगी। So that's why it's a responsibility of a lecture teacher to make good notes and to make a good presentation. तब जाके जो है we can gather their focus. The role of a lecture has changed to one where they must engage and motivate students, and that is actually the point. A student shouldn't be the passive learners. They should be involved in some activities. There should be some questions. There should be some answers from the students. There should be some competition between the students. There should be some role play. There should be some demonstration. Even students should be asked that how to use it. Again, there should be some feedback as well. तो ये सारी जो है हम जब feedback मिलेंगे, feedback should be constructive feedback. We should be very positive and we should be very objective as well. तो ये इससे क्या होगा कि एक तो हमारे स्टूडेंट्स न सिर्फ एंगेज होंगे बल्कि वो मोटिवेट भी होंगे टू हैव टू सिट इन द क्लास फॉर दैट लर्निंग पर्पस, नॉट फॉर दैट अदर जस्ट टू सिट एंड जस्ट टू हैव दैट अटेंडेंस, मेक देयर अटेंडेंस। तो जैसे हम जानते हैं कि लेक्चर्स जो है दिस अ प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज इंपोर्टेड, दिस कन्वेड, दिस इज ट्रांसफर, and then the learning is facilitated and managed. So this is again another point to be remembered, that a teacher is not only to convey their message. A teacher is not a person who is just there to discuss a problem and have a solution and just convey their message and solution to the students, but he have to facilitate the students, he have to manage the students, he have to guide the students, he have to help the students to aid the students in their learning. It's not about just transferring of knowledge, but the retention of that knowledge is also necessary, as well as the facilitation of the student in the learning is very necessary, and that a teacher can help. So a teacher is more than just a speaker कि वो जो है वो speech सिर्फ करता है और सिर्फ बाकी जो सुनते हैं। तो ये सारी मैं कोट इसलिए फ्रॉम द एविडेंस जो है शामिल करता हूँ कि एक टीचर जो है इस पे हमें पता लग जाना चाहिए कि टीचर जो है सिर्फ 1 आवर जो है स्लाइड ओपन करता है, देन जस्ट स्टार्ट ब्ला 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 एंड थैंक यू सो मच एंड लेक्चर खत्म हो जाता है, स्टूडेंट दे आर जस्ट लिसनिंग. This is not actually the proper way, and obviously many of may do not like that, but फिर भी जो है उसमें थोड़ी सी जो है चेंज कैसे हम लेके आएंगे, जो हम करते हैं वो भी अच्छा होगा, लेकिन उससे अच्छा किस तरह करेंगे ये हम आगे स्लाइड पर डिस्कस करेंगे. ठीक? तो ये एक साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट है जिन्होंने लेट 1980s में कुछ इस तरह के इवेंट्स या कुछ तरह के इंस्ट्रक्शन मेथड जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे कि जिससे हम अपनी लेक्चर 1 आवर लेक्चर को एक इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग बना सकते हैं. और उसने कुछ इवेंट्स बताए थे, किसी इवेंट जो है आप अपने लेक्चर में प्लान करिए, सारे इवेंट जो आपकी 1 आवर लेक्चर में होनी चाहिए. They have presented the 9 event of instruction, but nowadays that is just use 9+1. It means there is addition of another event as well. So total there are 10 events, and we will discuss one event one by one in the upcoming slide. So these 9 events, we can now say that the 10 events of the that Gagne, which he was Robert Gagne, he was a German educationist. उनके मुताबिक अगर ये सारे इवेंट्स हमारे लेक्चर में होंगे तो दिन और लेक्चर में भी अवेयर इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग एंड effectively. The first one is to gain the attention of the students. The second one is the teacher should announce the objective.
that what we will be going to discuss in the next 1 hour. Then the student should be asked some questions regarding their previous knowledge. So the previous existing knowledge that should be recalled. Present the stimulus material, how we can just stimulate the learning capacity of the students. Provide the learning guidance. Obviously, this is one of the important and major responsibility of the teacher. Then how we can elicit the learner performance, as well as after this such condition, when we just make a try to elicit the learner performance, then there should be some immediate feedback as well. So providing of the positive and constructive feedback and corrective feedback, this is very necessary, and every teacher should have some knowledge about what is the constructive feedback, what is corrective feedback, what is positive feedback, what is performance based uh, feedback, and what is result based feedback. So this is another topic which we can discuss sometime, and what are the different types of feedback, and which time we have to use which type of feedback. But here we will only discuss the corrective feedback, or we can say that the constructive feedback, the positive feedback. Assessing the performance, enhancing the retention and transfer, and then provide some further learning resources and material for their further independent study. So let's just start from the first one, gaining the attention of the learners of the upcoming event. How we can gain the attention of the learner? सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सो हम पिछले जो सब्जेक्ट में हमने जितने लेक्चर्स पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हमने रिकॉल करने हैं कि हम थेरेपेटिक एक्सरसाइज जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं सपोज, और हमने थेरेपेटिक एक्सरसाइज में पहले जो है स्ट्रेचिंग डिस्कस की थी, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस का डिस्कस की थी, और आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा एक फोकस उनकी तरफ आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे कि ऑलरेडी जो है हम पढ़ चुके हैं क्वीन, उसको थोड़ा सा एक रिकॉल होगा कि वी हैव डन विद द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, वी हैव डन विद द रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इवन कोई भी voluntarily teacher can ask from the students that which chapters we have done before, and anyone, and what is in the curriculum, next in the curriculum. तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो जनरली जो है वी कैन आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कि जो एक सिंपल क्वेश्चन जो है उससे भी थोड़ा सा उनको पता लग जाएगा कि भाई हम आगे जो है क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव, हमने थोड़ा सा इनको जो है अपनी अटेंशन जो है वो अपनी तरफ मौजूद जो है वो करनी चाहिए। इस तरह और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अटेंशन जो स्टूडेंट्स अपनी तरफ जो है लेके आ सकते हैं। लाइक उनको कोई इस तरह चैलेंज देना चाहिए कि एट द एंड जो है ये एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, और एट द एंड जो है हमने सॉल्व करनी है, आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो उससे वो या एक उनको एक सिचुएशन जो है आप रैंक करें, एक जो एक स्टोरी लाइक विच इज रिलेवेंट टू द टॉपिक, या उनको जो है कोई स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन करे तो बाकी स्टूडेंट्स से उनसे आंसर बताए कि एनी वन कैन आंसर द क्वेश्चन स्टार्ट में, कि आप उनसे कोई उनको क्वेश्चन का मौका दे और फिर आंसर का मौका दे स्टूडेंट्स को दे। इस तरह जो है उनको कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो है आप उनको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स की अटेंशन थोड़ी सी टॉपिक की तरफ जो है बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी एंटीबॉडीज, तो हाउ मेनी आर्मी सोल्जर्स टाइप्स इन आवर बॉडी डिफेंस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स जैसे आर्मी सोल्जर्स और इस पिक्चर को देखेंगे, सो obviously they will have some interest that army soldiers in our body, so then they will later on we discuss that what we mean from the army soldier। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस जो है एंड साथ 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 उसके इस तरह कोई इमेज लगाने से उनकी थोड़ी सी इंटरेस्ट जो है क्लास में हम उसके बढ़ सकते हैं, उसकी अटेंशन जो है हम गेन कर सकते हैं। We are going to discuss the acquired immunity, and acquired immunity, there is a kid with the acquired immunity। So
क्वेश्चन हो सकती हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दिस किड विद द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड मे बी द आंसर उस टाइम पे अगर आंसर नहीं भी दिया जा सके तो स्टूडेंट शुड बी आंसर लाइक दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी clear and discussed in the later at end of the lecture. You all will be known that what is the link of this acquired immunity uh, with the kid or with the children. Similarly, another जो आप उसे एक we can say that the third provoking question कर सकते हैं कि acquired immunity में वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, हम क्यों दें वैक्सीनेशन, और उससे फिर आगे आप उनसे डिस्कशन ले। सो एक 5-10 मिनट का आप ले सकते हैं जिससे ऐसे क्वेश्चन ऐसे चैलेंजिंग जिनसे करें जो शायद उनको नॉलेज नहीं पता हो, लेकिन एंड दिस क्वेश्चन वो लेक्चर से रिलेटेड होंगी, सो आगे जाके जो है वो इस पर डिटेल से उनको इन्फॉर्म मिल जाएगी। Innate immunity, why crying is good for babies, and anyone is it is an open end question, और फिर स्टूडेंट जो है उसमें अपनी तरफ से अपनी एक्सपीरियंस दे देंगे। तो इस तरह की जनरल क्वेश्चन जो है अगेन जो है एक जनरल लाइफ से एवरीवन विल हैव देयर ओपिनियन, क्यों क्यों उनको जब जरूरत होती है, when they are hungry, when they are in pain, and when this is there's some stimulus. So all these will have some up, and you have to listen them properly, and then we will these questions should be then answered properly in the upcoming slides. Similarly, a hemodynamic, we can say that the DIC, which is actually the disseminated intravascular calculation, which is a rare genetic disorder. अब ये इसमें से आप पिक्चर्स और DIC का जो आप पिक्चर यहाँ पर ट्रिपिक जाम हो गया है, तो आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ DIC एंड दिस ट्रिपिक जैम, इतनी जो ट्रिपिक रुक गई है इसका और इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो बाद में जाके जब वो DIC पर बात की, यानी आपका टॉपिक जो है DIC है और विच इज द डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कैलकुलेशन, आगे जाके जब उनको पता लग जाएगा कि एक्चुअली DIC जो है इसमें जो क्लैटिंग प्रोटीन्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड फ्लो जो है इनको भी जो है थोड़े से इफेक्ट कर लेते हैं, और तो ये कंसेप्ट जो है उनको इस पिक्चर को फिर देखते हुए ये समझ आ जाएगी। Initially, they will answer from their self that the DIC and the pictures they have no connections. I mean, saying that this is the blood flow and these are the flowing up the vehicles on the road, that is just like flowing up the blood in the vessel. तो मुख्तलिफ किस्म की जो है आंसर आ जाएंगे, एंड आप उस कहेंगे कि भाई द आंसर्स विल बी देन रिवील इन द अपकमिंग स्लाइड। तो इनका एक तजस्सुस बढ़ेगा कि ट्रैफिक जाम और रोड और DIC हेमोडायनामिक का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है और आगे जो है क्या इसमें होगा। तो एक तो उसकी जो लर्निंग होगी उसकी रिटेंशन ज्यादा होगी, एंड सेकेंडली उसकी अटेंशन जो है लेक्चर की तरफ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल न्यूरोफिजियोलॉजी सेरेबेलम, एंड यू आर डिस्कसिंग द मॉड्यूल जो है सेरेबेलम, उसमें आप फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स से जो है इसकी कि भाई हाउ दिस पर्सन कैन बी just walking on a single roof without just falling down. What is the connection between this cerebellum and this roof walking? And then later on, when they just learn, the cerebellum have the function of coordination and that have some input in the balance. So then that will be very clear that what is the connection of this cerebellum neurophysiology topic and this picture. इस तरह की जो सिचुएशन, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कनेक्शन जब हम स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करेंगे तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ द लेक्चर उनकी थोड़ी सी तवज्जो जो है वो बढ़ जाएगी, एंड वो देखेंगे कि आगे जो है ऐसा क्या करता है, सेरेबेलम किस तरह जो है इस पेशेंट को इस काबिल बना लेता है कि आप जो है इस रूप पर वर्क करें, यानी मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर सिंपल वो जो आप उनकी तवज्जो मज़बूत करने के लिए इस तरह के कुछ कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन
when it is explained to them, so they will be very learned for them, and ये रूप वर्किंग उनके जहन में होगा, so they will that will retain, जो retention of knowledge है ये बढ़ जाए. Similarly, road traffic accident, तो कोई भी जो है यहाँ पर आपने पिक्चर्स दी हैं कि RTA के क्या मतलब है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हाट डज दैट मीन एंड व्हाट आर द डिफरेंट consequences, या व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इंजरीज इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. तो ये जो जिस तरह की जनरल पिक्चर्स और उस तरह की जनरल सिचुएशन एंड क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो है, they will we will some have success in that, achieving and gaining the attention of our students. Similarly, we can ask that before going to that consequences, before going to the impacts of the road traffic accident, just a general question from the students that, do you know who are on the top countries in the RTA? So everyone will answer from their self. And when आगे जाके जब आप स्टैटिस्टिक डिस्कस करेंगे तो उनको इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाएगा, और फिर जिन्होंने ठीक आंसर किया था सो उनको याद रहेगा कि मैंने ठीक है, जिन्होंने गलत किया था उनको पता लगे, याद रहेगा कि ये नहीं है बल्कि ये है. तो उनकी खैर स्टैट जो है ये स्टैटिस्टिक चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि किस कौन सी कंट्रीज में कॉमन है और किस तरह जो है हम जो है देख सकते हैं. तो फिर आप उनको जब स्टैटिस्टिक प्रेजेंट कर देंगे और तो ये आंसर आप उनसे कहेंगे, डू यू नो द कंट्रीज आर आती है, दिस इज द आंसर. सो माइट बी लीबिया जो है किसी के जहन में नहीं होगा कि मैं सब के सब जो है इंडिया एग्जांपल लिखेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, या इस तरह की सपोज यूनाइटेड स्टेट्स का नाम लेंगे. तो ये जो है दीज आर द countries where the road traffic fatalities they are the worst and more. तो ये जो है थोड़े से एक स्टूडेंट्स की अटेंशन जो है उसको अचीव करने के लिए कुछ तरीके जो जो हम कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा ये है कि जब आप इस तरह की स्टूडेंट्स की अटेंशन थोड़ी सी हो जाती है, उनकी इंट्रोडक्शन हो जाती है कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या है चैलेंज, सब कुछ हो जाएगा, हो गया, फिर आप जो है अपनी लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव जो है ये अनाउंस करें. और ये ऑब्जेक्टिव जो है दे शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विद एन एक्शन वर्क, और ज्यादा से ज्यादा ये 3 या 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रेलिवेंट टू द टॉपिक होने चाहिए. एंड आप जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट दे रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये उसके लिए फिट है कि नहीं है. अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू डेमोस्ट्रेट समथिंग, सो देन practical demonstration should be the part of your strategy, not only the PowerPoint presentation. So objective जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम ये ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स उनको ये नहीं पता है कि आज हम क्या डिस्कस कर, हमारा टॉपिक है, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जो अटेंशन उनकी गेन हुई थी वो फिर जो है उसकी थोड़ी सी धीमी हो जाएगी. सो उनकी थोड़ी सी एक उस अटेंशन की वजह से उनकी ये आउटकम जो है जहन में हो जाएंगे कि दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. द नेक्स्ट वन इज recall their pre-existing knowledge. जो उनको सपोज आप DIC डिस्कस कर रहे हैं तो आप उनसे कहें कि जनरेटर डिसाइडर क्या है, या वी कैन से दैट अपने डिफिनीशन कराई कि वहां पर जो है प्रोटीन जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं. सो क्लॉटिंग प्रोटीन कौन कौन से हैं, ब्लड क्लॉटिंग क्यों जरूरी है, तो हेमोडायनामिक क्या है. तो इस तरह की जो प्रीवियस नॉलेज है विच इज द रिमेम्बरिंग एंड द लो लेवल ऑफ कॉग्निटिव लेवल के हैं, कॉग्निटिव डोमेन के, वो आप उसके थॉट्स को रिकॉल कर ले, मेमोराइज कर ले उनसे, कि जो ऑलरेडी आपने जो पहले मेमोराइजेशन की थी वो थोड़े से आप दोबारा से उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे जो डिस्कशन कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लोज एंड क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर इसको कनेक्ट कर ले कि किस तरह जो है, और क्योंकि जब उनकी स्टिमुलेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज हो जाएगी तो न्यू टॉपिक जो अभी हम अप्लाइड नॉलेज है ये डिस्कस जब हम करेंगे तो उसका एक कनेक्शन जो है बन जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर डिस्कसिंग अ टॉपिक विद द एयर पॉलिसी, एंड एयर पॉलिसी इज दैट पॉलिसी और इंजरी टू द ब्रेकियल प्लेक्सस ड्यूरिंग द बर्थ. अब इसमें स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी दे शुड नो व्हाट इज द ब्रेकियल प्लेक्सस, what is the collarbone, which type of collarbone it is. तो आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं
which type of collarbone it is, what are the different parts of the collarbone, what is brachial plexus, how many division it have, how many trunk it have, as that will already known to the brachial plexus. Even आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि what they know about the air palsy. Have you any seen any patient of the air palsy? What is your experience of with that patient? What you know about the air palsy? What you know about the other nerve palsies? तो ये जो है उसकी थोड़ी सी जो मोटिवेशन है ये और भी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स द लेक्चर, और इसको हर एक इवेंट पे वी शुड हैव टू हैव सम इमीडिएट फीडबैक एज वेल, और उसको थोड़ा सा हमने टाइम देना है कि ये और आंसर जो है ये गलत है या सही है, ये हम बाद में जो है आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है कि आप जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसकी जो बेसिक नॉलेज है उसकी आप क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन एक तो उसकी प्रीवियस नॉलेज मोटिवेट की, प्लस इसके अलावा उसकी जो अटेंशन है आप और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, उनकी जो फोकस है टॉपिक और भी बढ़ जाएगी, एंड प्लस स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट जो है वो भी साथ रहेगी। सपोज दिस इज अनदर टॉपिक, आप रोटेटर कफ टेंडन जो है इसके टीयर पर बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे कहें कि व्हाट इज व्हाई इट इज नोन एज द रोटेटर कफ, what are the different components of the rotator cuff, what is the function of rotator cuff, which muscles जो है they are internal rotator, which muscles they are external rotator of the shoulder, how what we know about the biomechanics of these rotator cuff. रोटेटर कफ टीयर इज देन द पैथोलॉजी, एंड सो ये जो बायोमेकेनिक्स एंड एनाटॉमी है ये हम उससे पहले उससे पूछ सकते हैं, उससे डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये होगा कि उनका बेसिक जब बन जाएगा तो दिन ये रोटेटर कफ टीयर जो है इनके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, या उन टीयर की वजह से जो उनकी जो फंक्शन नहीं होगी तो ये उनके लिए समझना आसान होगा इफ दे आर नोन टू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रोटेटर कफ। What is the function of supraspinatus, what is the function of the teres minor, what is the function of the subscapularis, what is the function of the that infraspinatus. So all these four muscles they are rotator cuff. So when they are known to the function, so that will be easy to understand that if there is tear in the supraspinatus tendon, like here if we have a tendon, yeah, if there is a subscapularis and there is tear in it, so which function have to be matched. So when their previous knowledge is elicited and motivated, so then invoked, so that will be easier to understand the condition later on. The next event of this GAN is present new content. It means आप जो आप ऑलरेडी और जानते हैं उस पर जो है आपकी जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज उनको देनी है रिगार्डिंग जो है थोड़े से इन डेप्थ जाना है, और ये जो है एक्चुअली द मेन पोर्शन ऑफ द लेक्चर होते हैं जो आप डिस्कस, बिकॉज स्टूडेंट्स पहली दफा इस टॉपिक को फेस कर रहे हैं, दे जस्ट ओनली नो द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक, सो यू हैव टू पोर्शन इसका थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए कि आप जो, बिकॉज आपका ये लेक्चर इसी पर है कि आप न्यू कंसेप्ट न्यू कंटेंट जो है ये आप प्रेजेंट करिए, और ये फिर एक अलग टॉपिक है कि इस इवेंट को हम किस तरह जो इफेक्टिव बना सकते हैं, न्यू कंटेंट को किस किस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके जो है उसमें हम बात डिस्कस करेंगे, लाइक ये है कि आप किस तरह जो है उनकी न्यू नॉलेज स्टिल उनको नहीं पता डेट व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द दिस गिफ्ट बॉक्स, एंड उनके लिए क्योंकि एक सरप्राइज होगा, तो ये जो है आप किस तरह उनको इस तरह बना लेंगे कि दे कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट आफ्टर ओपनिंग दिस गिफ्ट बॉक्स ये क्या चीज़ है, और उसको किस तरह उसको इंटरेस्टिंग किस तरह बनाएंगे। तो मुख्तलिफ जो है इसके तरीके हैं। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हमने कहा, तो ये कौन कौन से तरीके हैं इस इज अ गिफ्ट रैपिंग मॉडल जो है कि किस तरह हम अपने स्टूडेंट्स को न्यू कंटेंट जो है किस अंदाज से जो है उनको हमको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कन्वेइंग एंड प्रेजेंटिंग द न्यू कंटेंट टू आवर स्टूडेंट्स, और उसमें जो है लाइक वी हैव ऑडियो, तो suppose we are discussing them some sounds, so then the instructor method there should be some audio in, क्या आप उनसे कहें कि भाई यहाँ पर लब डब होती है, एंड लब डब की बजाय आप उनको थोड़ा सा उनको सुनाए ऑडियो जो है स्पीकर से कि किस तरह जो है हार्ट साउंड किस तरह होते हैं, या जो यहाँ पर फर्स्ट हार्ट साउंड किस तरह होती है, सेकंड हार्ट साउंड किस तरह होती है,
या उसमें जो A1 है, P1 है, M1 है, T1, जो ये जब डिफरेंट साउंड जो है, ये उनको किस तरह जो है, उनकी क्या डिफरेंस है, किस तरह आप जो है उसको सुनेंगे, और क्या नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। इसके लिए जो है ऑडियो इज द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग दैट न्यू कंटेंट। Similarly, if you are talking about some behavioral coaches or some behavior to the student, so then you have to discuss them this topic through video, or video is the best way to demonstrate them the and understanding them the behavior. Similarly, if again role play is another um, way of strategy to discuss them topic related to behavior. Graphs can be used when you are going to discuss some statistic, just like in the previous लेक्चर स्लाइड हम जब डिस्कस करे थे कि कौन से मुल्क में जब से ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फेटल होते हैं, तो फिर हमने एक बार चार्ट यूज किया था, और उसमें डिफरेंट कंट्रीज नेम थे और के साथ जो है वहां पर नंबर्स लिखे हुए थे। तो ये बार चार्ट जो है, दिस इज अ ग्राफ। आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, आप जो है पाई चार्ट यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो है इसके डिफरेंट ग्राफ्स हैं जो आप स्टेटिस्टिक, और ये ग्राफ से स्टेटिस्टिक जो है बहुत क्लियरली जो है उनको पता चल जाता है कि which one is more, which one is less, which one is connecting, which one is they are not connecting. So ये जो है graph, that is the best way to present the statistic. Similarly, picture, image, diagram जो है they can be discussed that what when we are discussing the metaphor. Then this is the कोई भी पेशेंट को आप डिस्कस करने जा रहे हैं तो उस पेशेंट के सिम्टम को जो है again this may be discussed in the photo. Similarly, image, सिटी MRI डिस्कस करते जा रहे हैं तो वर्बली आप उनको बहुत सारे अगर फीचर्स डिस्कस करते हैं, बट व्हेन यू आर demonstrating them on the practical image and the screen and the multimedia projector, तो फिर उनको क्लियरली जो है लग जाएगा कि ये नॉर्मल सिटी है, ये नॉर्मल MRI, ये नॉर्मल जो है MRI, और इसमें फिर एबनॉर्मलिटी कहाँ कहाँ पर फाइंड करनी है और किस तरह की एबनॉर्मलिटी जो है क्या इंडिकेट करती है। So that can only be discussed and when there is an image displayed on the multimedia screen to all the students. Similarly, if we are going to compare two things, then table is the best option to present them. When we are going to differentially diagnose some condition, some disorder, then flowchart is the best way to present them to the students. If there is a disease, which is the maple syrup urine disease, and why it is known as the maple syrup urine disease, because of the urine of that patient that smell like the maple syrup, which is at maple is a tree. तो उनको जो है एक स्मेल उस तरह होती है जो आप उनको इस तरह के कि भाई दैट स्मेल लाइक द maple, but when they have experienced that the urine of that patient, how it smell in the lab, in the pathology lab, then they will be easy to understand and they will remember the knowledge about why it is known as the maple syrup urine disease. They will be retained in them. Similarly, if we are going to discuss some mass or some subjects, so then this is the key. We can have the some touch of the patient. Similarly, जितने भी बाकी हैं उसके लिए टेक्स्ट जो है ये जरूर होनी चाहिए, और ये obviously this is the most commonly used strategy in our lectures. So that was the different way of presenting the new content, and it depends on what type of content we are going to present. So उसके लिए फिर हम ये जो है मुख्तलिफ जो है ये ऑडियो है, वीडियो है, रोल प्ले है, डेमोस्ट्रेशन है, फोटो इमेज है, टेबल है, तो ये हम फिर सेलेक्ट कर सकते हैं. The next event which we this is a responsibility of the teacher है कि वो 60 मिनट में करे, that is कि provide learning guidance. सिर्फ ये नहीं है कि हम उनको बस बातें करें और वो सुनते रहें और उनको हम सिर्फ एज ए पेसिव लर्नर हमने उनको बनाया हुआ, बल्कि उनको हम गाइड भी करें कि किस तरह जो है आप इसको गाइड करेंगे किस, और मुख्तलिफ जो है तरीके हैं कि ऑप्शंस आ सकते हैं कि जिसमें हम वी कैन गाइड देम आवर स्टूडेंट दैट वी कैन फैसिलिटेट देम टुवर्ड द लर्निंग. हम ऐसे कैसे टेक्निक हम यूज कर सकते हैं कि जिससे हम उसको जो है थोड़ा सा मोटिवेट करें. तो एक तो ये है कि हम उनकी जो डिफरेंट सिचुएशन है बिटवीन वेरिएबल्स, उनके दरमियान जो है उनकी कंसेप्ट मैपिंग करनी चाहिए. हम उनको एक प्रोसेस को या इस तरह कंसेप्ट याद रख करने के लिए उनको कुछ निमोनिक्स दे सकते हैं,
एमोल्स इस तरह की जो है शॉर्टकट फार्मूलाज होते हैं जो किसी भी एक कंसेप्ट को या एक लंबे लिस्ट को हम जो है आसानी के साथ जो है याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है जो विजुअलाइजेशन के लिए उसके लिए किस तरह एक रोल प्ले कर सकते हैं या रियल वर्ल्ड से जो है कुछ केस स्टडीज दे सकते हैं। इसके अलावा हम विजुअल सिचुएशन के लिए उनको कुछ ग्राफिक्स जो है दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है जनरल जनरल लाइफ के एनालॉजीज जो एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है क्या करेंगे कि दे विल हेल्प देम अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो ये इस तरह की हम उनकी हेल्प करेंगे कि आसान से आसान तरीके से हम उसको गाइड कर सके टुवर्ड द लर्निंग। So for example, in one versus the acquired immunity. So what is immunity? So that is just to protect from that harm that just so we can just explain them that what is the function of the immunity, and after that the students will be able to discuss and understand the inborn or the acquired immunity. CD forces, which we can simply call as the T forces. अब T cells जो है जब उनसे कहें कि T cells क्या है और सामने आपने जो है एक कमांडर की पिक्चर दी है, तो वी कैन से दैट दिस CD4 सेल जो है दे CD मीन देयर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंट जो है सेल्स होते हैं इसमें इम्यूनिटी के। तो इम्यूनिटी में ये जो टी सेल्स होते हैं ये बेसिकली दे आर द मैन सेल्स जो हमारे इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। सो दे आर द टी सेल्स। सिमिलरली आप उनसे कहें कि CD8 सेल, अगेन दे आर द आर्मी, और ये जो है और जो वायरल सिचुएशन में ज़्यादातर ये इफेक्टिव होते हैं। और अगेन जो है ये स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये इस तरह की इमेजेस और इस तरह के डिफरेंट तरीकों से वी कैन हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इजीली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक देम। सिमिलरली मैक्रोफेजेस, जिस तरह ये गाड़ी जो है चलती हैं और जगह जगह जो भी गंद होती है उसमें अपनी अपने अंदर जो है डाल लेती हैं और इसमें फिर एक जगह पे इसको ले जाके स्प्लिट करते हैं, डालते हैं, कि रिमूव कर देते हैं, डंप कर देते हैं। तो ये जो मैक्रोफेजेस ये भी सेम काम करते हैं कि व्हेन देयर इज अ फॉरेन बॉडी इन आवर बॉडी, दे जस्ट ग्रैब दैट फॉरेन बॉडी एंड जस्ट engulf दैट। तो इस तरह की जो कंसेप्ट मैपिंग से जो है उनकी जो सिचुएशंस है विद द टर्म्स एंड कंसेप्ट ये और भी आसान हो जाएगी। Suppose we are discussing the immunoglobulin, so these are the different antibodies which are working against the diseases in our body. And what are then the types of? So यहाँ से अगर आप देखिए, some words have bigger size, the other have small, this just because of what their proportion is. So as we know that the IgG, which is the antibody G जो है, this is the most common, which is almost from 70 to 25. So with seeing that size of the image, they will clearly just remember that the G was larger than the A, and A was larger than the M, and N was larger than the E and G. तो ये जो है इनको ये इस तरह के क्लियर जो है ये फिर they will easily memorize and understand that what are the different proportion of the different antibodies in our body. Similarly, if we are going to discuss the structure of antibody, so we can say that there are antigen site, there are two low light chain, there are two heavy chain. This is the variable region, this is the constant region, this is the hinge point. आप इसी को आप इस तरह के एग्जांपल के साथ आप उनको दे दे तो आई थिंक आप उनसे एक्टिविटी कर सकते हैं किसी बंदे को कि आप लेके आए और इसको कहें कि भाई राइज हैंड लाइक इन द वाई शेप। नाउ दिस इज द लाइट चेन, दिस इज द another light chain, two light chain, and two in the two legs they are the two heavy chain. तो इस तरह की जो है आप जो है उसको प्रैक्टिकली समझा सकते हैं and they will then easily memorize that yes the teachers demonstrate that in that way and that we have the simple. So इनको जो स्ट्रक्चर आप इस इम्यून एंटीबॉडी है ये बिल्कुल याद हो जाएगा और जो है उसको जल्दी जो है वो भूलेंगे नहीं। The next is the elicit learner performance to check their learning progress. अब ये भी है कि हमने उनकी परफॉर्मेंस
इस तरह जो एलिसिट करनी है कि हमें पता चल सके कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं हम किस स्टेज में हैं और प्रोग्रेस क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द रियल सिचुएशन. So the best thing is to answer the question that during the lecture that समझ आ रही है anybody, कोई anybody, what जो हमने क्या पढ़ा ये क्या था, और any volunteer, anyone from the class, इस साइड से कोई बंदा उस साइड से बंदा, इस तरह की क्वेश्चन से आप उनके पूरे क्लास को एंगेज कर सकते हैं. anybody जो है आप उनको बाय टारगेट ना करें बाय फेस कि आप बताएं, उससे ये होता है कि अगेन दे विल डीमोटिवेट to have some activation presence in the class, because if they don't know the answer, obviously they will have feel some embarrassment in front of their class fellows. और उससे ये है कि आप पहले उनसे वॉलंटियरली जिन क्वेश्चन आंसर आता है उनसे आप किसी बंदे को फिर उठाएं. तो ये जो है हम उनसे ये इवन हम क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं. फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इंडक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, समेटिव क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, और ये लेक्चर की डिफरेंट फेजेस में होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ये मोस्टली जो है स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में की जाती है, जो हमने प्रीवियसली उस पर डिटेल से बात की, मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हमने वहाँ पर डिस्कस की थी. सो ऑल दैट वर फ्रॉम द गेनिंग अटेंशन. तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कि जो इनकी प्रीवियस नॉलेज या उनको थोड़ा सा एक सिचुएशन या इस तरह की चैलेंज जो है उनको प्रेजेंट करे. सो फिर इनसे प्रॉब्लम सामने उसके रखिए और उनसे कहे कि सोल्यूशन क्या है. आप उनके आंसर सुने और फिर देखे कि आगे जो है आपके आंसर ठीक या गलत है, ये लेक्चर ये बताएगा. तो उनकी अटेंशन थोड़ा सा पढ़ दे. सच क्वेश्चन दे आर इंडक्टिव. Similarly, formative questions, they can be any time during the lecture, जो मिड ऑफ द लेक्चर जो टॉपिक से रेलिवेंट होते हैं, एंड देयर मे बी सब टॉपिक के बारे में जो आपने डिस्कस किया, तो आप उनसे दोबारा इमीडिएट क्वेश्चन कर सकते हैं. उससे आपको एक फीडबैक मिलेगी कि आपके टॉपिक जो है जो आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स आपको गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. दे आर हियरिंग टू यू जस्ट, आर दे जस्ट अंडरस्टैंडिंग एज वेल. द नेक्स्ट इज द समेटिव, कि जब आप क्वेश्चन लेक्चर खत्म कर देते हैं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है आप उनसे क्वेश्चन करते हैं कि देयर इज एनी क्वेश्चन या व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. तो एनीबॉडी कैन समराइज द टुडे लेक्चर. तो ये थोड़ा सा दीज आर द नोन एज द समेटिव क्वेश्चन. और जब ये इसकी कुछ आंसर इस तरह जाते हैं कि जिसमें वी कैन से दैट थोड़ा सा एक अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, सेटिस्फाइड रिजल्ट आ जाता है, तो फिर हम आगे जो है जा सकते हैं. There are another type of question which we can ask, that is the कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक सिंगल पॉइंट से लेके एंड उसको फिर आप उस ओपिनियन ओपन रखें. सो दे आर एक्चुअली नोन एज द ओपन एंड क्वेश्चन which we can also call as the divergent question. क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप क्वेश्चन उनसे करें और उनसे शॉर्ट आंसर में, यस नो में, ट्रू फॉल्स में या प्रेजेंट एब्सेंट में, इस तरह के आप उनसे आंसर मांगेंगे. सो दीज आर द closed question which we can also as the convergent question. Similarly, there are another types of questions कि जिसमें आप उनसे क्वेश्चन करते हैं एंड देन दे जस्ट आंसर वर्बली, या क्वेश्चन उनको रिटन क्वेश्चन दे देते हैं एंड दे हैव टू राइट द आंसर टू दैट क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, दैट मे बी वर्बल, दे मे बी रिटन, और ये जो है अकॉर्डिंग टू द टीचर जो है प्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी ये हो सकती है. सिमिलरली यहाँ पर आप एक ऑलरेडी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि अबाउट द चेस्ट एक्सरे, कि हाउ टू रीड द चेस्ट एक्सरे, व्हाट आर द एबनॉर्मलिटी इन द चेस्ट एक्सरे. और फिर नेक्स्ट टू दैट आप कोई भी इस तरह की एबनॉर्मल एक्सरे या चेस्ट एक्सरे डालें और फिर उनसे कहें कि नाउ इस पिक्चर में ऑलरेडी आप उनको बता चुके होंगे कि एबनॉर्मलिटीज क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या जो है हम फाइंड करना, कहाँ कहाँ पर हमें फीचर्स जो है मिल सकते हैं. और फिर उनको आप एक्टिविटी दें कि आप बताएं, एंड डायरेक्टली जो है आप जजमेंट पर न जाए, बल्कि आप जो है सबके आंसर सुने, हर एक को एक मौका दें, जो बोलना चाहे उनको मौका दें, और फिर जो है नेक्स्ट स्लाइड में फिर आप इसकी आंसर भी दें कि इनको एक इमीडिएट फीडबैक जो है मिलेगी कि जिन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम है, फिर उनको और आंसर उनका ठीक आ जाता है, तो दे विल नेवर फॉरगेट दैट, बिकॉज उनको थोड़ी सी रिटेन हो जाएगी. सिमिलरली आपने फिर अप्रिशिएशन भी करनी है जिन्होंने ठीक आंसर दिया, और आपने वहाँ पर थोड़ी सी उनकी मोटिवेशन भी करनी है
कि जो उन्होंने गलत आंसर दिया हो या जो करीब हो कि आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन से उनकी अगेन इंटरेस्ट बरकरार रहेगी, प्लस एक उनकी लर्निंग जो है एट द सेम टाइम, क्योंकि आपने उसको इसी एक्सरे पर व्हिच वाज अनदर एक्सरे बट हैविंग सम एबिलिटी आपने उसको डिस्कस कर दिया, और फिर नेक्स्ट एब्नॉर्मल एक्सरे उनके सामने रखी, अब आप बताएं कि इसमें क्या-क्या है। तो ये एक्टिविटी से थोड़ी-सी उनकी आपको भी पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स को इफ एनी वन ऑफ द नन ऑफ द स्टूडेंट दैट गिव द करेक्ट आंसर, तो आप दोबारा से उन पर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि ये एब्नॉर्मलिटीज आ सकते हैं, व्हेन दिस एब्नॉर्मलिटी इज प्रेजेंट, व्हेन दिस radiological feature is present that indicate that is the problem, that is the feature, so that will be the problem। तो दोबारा से आप आ जाओ, फिर आप ये रिपीट करें और देखें कि अब उनकी रिस्पांस क्या है। तो माइट भी जो है समहाउ या तो उन्होंने सही तरीके से सुना नहीं है, या उनको सही तरीके से समझ नहीं है, या देवर उनके डिस्ट्रैक्शन, माइंड डिस्ट्रैक्टेड थे। इस तरह की रिपीट से आपको चूंकि फीडबैक मिल जाती है कि स्टूडेंट्स दैट डिडंट हैव गॉट एनी पॉइंट विच में जो मैंने इनको डिस्कस किया था, दोबारा से आप इनको रिपीट के लिए फिर ये क्वेश्चन इनके सामने लेके आए, एंड इफ दे आंसर अगेन करेक्टली, सो इट मीन यू हैव अचीव्ड योर गोल। सिमिलरली आप उनको इस तरह की एक्टिविटी दे सकते हैं कि एक दो आपने एग्जांपल्स जेनेटिक्स में उनको जो डोमिनेंट होता है और रिसेसिव होता है, उस पे आपने जो केरी होता है ना, कि सेकेंडरी और प्राइमरी होता है, आपने उसको डिस्कस किया होता है, और फिर ये जो है आप उनके सामने एक क्वेश्चन रखें कि एक देयर कपल विद टू नॉर्मल विजन बैठे हैं उनकी, वन इज द कपल ब्लाइंड एंड द अदर इज द कंप्लीट नॉर्मल विजन। लेकिन if the couple also has a daughter, what proportion of them will have normal vision? और ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन आपने उनके लिए हल की है, बट दैट वाज फॉर अनदर थ्रेट और दैट वाज फॉर अनदर वेरिएबल, या सेम वेरिएबल लेकिन थोड़ी सी कहानी अलग थी, और यहाँ पर आप थोड़ा सा सिचुएशन सिनेरियो जो है वो चेंज किए हैं। सो अब सब आप कहेंगे भाई अपने अपनी नोटबुक जो है निकालिए, या वहाँ सब अपने अपने पेपर ले आओ बॉल पेन पर, या उस पर आप वहाँ से आप लिखे, तो इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई दे हैव गॉट द पॉइंट जो मैं इनको डिस्कस करना चाह रहा था, जो मैं चाह रहा था कि कन्वे कि उन्होंने मैसेज सही तरीके से कन्वे हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑब्वियसली जब इस तरह की एक्टिविटीज आप कर लेते हैं एज अ टीचर, तो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द प्रोवाइडिंग द फीडबैक। फीडबैक जो ये बहुत जरूरी है, और दैट फीडबैक शुड बी करेक्टिव फीडबैक, कि आप पॉजिटिव होनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। जो जो उन्होंने ठीक किया उसको अप्रिशिएट, जो उन्होंने गलत किया तो उसको आप फिर इस तरह एक कंस्ट्रक्टिव वे में इसको आप ठीक कर सही। एडेप्टिव टीचिंग जो है इसमें ये होता है कि आप जो है कोई भी इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, उसमें कुछ इस तरह की इमेज डाल लेते हैं, उसमें कुछ इस तरह की कुछ विजुअल क्लू दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, कि जिससे उनकी जो लर्निंग है ये और भी जो है इफेक्टिव हो जाए। सो वी कैन आल्सो हैव दैट एडेप्टिव लर्निंग टू मेक देम आफ्टर द इन द करेक्टिव फीडबैक। क्योंकि जब कोई गलती कर लेता है तो इसको दोबारा से जो है आप वो डेमोन्स्ट्रेट करें और फिर उनसे कहें, तो दिस इज एक्चुअली वन कंपोनेंट ऑफ द एडेप्टिव लर्निंग। Again, when there is end of the lessons, so yeah, there is जिस तरह के मिड टर्म होते हैं, फाइनल टर्म होते हैं, ये क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि जो टीचिंग उनको कराई गई है, क्या उन्होंने उससे कुछ हासिल किया है, या उनकी कुछ जो है ना अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। तो फिर उनसे जो है डिफरेंट, अगर ये एट द एंड ऑफ ईच सेशन होती हैं, तो दिस इज जस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और अगर ये एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर है, तो दिस इज जस्ट समेटिव असेसमेंट है, जो ऑलरेडी इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। तो ये उनकी परफॉर्मेंस जो है हम एज अ टीचर जो है असिस्ट करने चाहिए, और ये ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हाउ मच दे हैव लर्न एंड हाउ मच डिफरेंस दियर, और अभी तक जो है कितना जो है अभी काम उन पर बाकी है। तो हम कर सकते हैं, जैसे सपोज इफ वी हैव डिस्कस्ड द अपर क्लास सिंड्रोम इन द बायोमैकेनिक्स, और फिर आप उनसे इस तरह की सिनेरियो डायरेक्ट ऑन द स्लाइड आप उनको प्रेजेंट करें कि a patient came to the physical therapy clinic with pain in the right arm. On examination, he is found to have upper class syndrome with tightness of the right upper trapezius. This is actually the point which students should have some focus on this phrase. It is biomechanically due to the weakness of which of the following muscle?
So already they will known to the function of these sternocleidomastoid, the semispinalis capitis muscle, the longissimus scapulae muscle, the anterior scapulae muscle, and they will known to the upper trapezius tightness. What does it mean, upper syndrome, and which muscle are present? What is upper syndrome? इस तरह की क्वेश्चन से उनकी जो है एक परफॉर्मेंस हम आ सके भाई किस तरह उनकी आया उन्होंने सही तरीके से कंसेप्ट को जो है समझ लिया है कि नहीं। तो इस तरह की क्विज जो है डिफरेंट प्रेजेंटेशन हमको दे सकते हैं, वर्बल क्वेश्चन दे सकते हैं, रिटन टेस्ट उनसे दे सकते हैं, अब उनसे ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं, जस्ट जस्ट फॉर चेकिंग इफ दे हैव लर्नड इन दैट वे जो हम चाहते थे। The second last, we can say the last in the GAN events, this is the enhanced retention and transfer. अब ये एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न सिर्फ उनको नॉलेज ट्रांसफर करे, बल्कि ट्रांसफर के साथ साथ उसको फिर ये कि उसको इसी तरीके से इसको समझाएं कि फिर ये उसमें मतलब वीकेंड लंबे अरसे तक उसको याद रहे। तो ये रिटेंशन जो है ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफर जो है और रिटेंशन मुख्तलिफ इस तरह हो सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से हो सकती हैं, डेमोस्ट्रेशन से हो सकती हैं, कोई टेक्स्ट के साथ साथ वीडियो, ऑडियो, इस तरह की विजुअल इसको क्यूज जो है वो क्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल दीज विल हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ द नॉलेज व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द स्टूडेंट्स। तो ये है कि दिस इज नॉट ओनली कि वी आवर रिस्पांसिबिलिटी जस्ट टू ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम ourselves, our minds to their mind, but we have to retain them in their mind, and how we have discussed them in detail as well as in the previous session as well. So that was just the end of all the events through which we can plan our lecture, और ये सारी होनी चाहिए तब जाके जो है हमारा 1 घंटे का लेक्चर जो है इफेक्टिव भी होगा, स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टेड भी होगा, स्टूडेंट्स की अटेंशन भी होगी, स्टूडेंट्स की लर्निंग भी ज्यादा होगी, और वी एज अ टीचर जो है हम भी सेटिस्फाइड होंगे, स्टूडेंट्स भी जो है वो सेटिस्फाइड भी होंगे। So we discussed the gaining attention, announcing the objectives, recall of the prerequisite learning between the pre-existing learning, then how we can present the stimulus material, and then the providing learning guidance, eliciting the learning performance, and providing the feedback, assessing the performance, enhancing the attention and transfer, and the last one, which is the provide further learning resources. Again, it is a responsibility of the teacher कि वो उनको ऐसे resources दें that may be in the form of videos, they may be in the form of research articles, they may be in the form of different books, they may be in the form of extra lectures जो ज़्यादा explanation रखते हों, कुछ ज़्यादा आसान तरीके से हों, और जो इनके सेल्फ स्टडी में भी काम आ सकते हैं, और उनके अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो फर्दर लर्निंग रिसोर्सेज है, आप लिंक हम एट द एंड दे सकते हैं कि किस तरह जो है, या इवन जहाँ जहाँ से हमने ये लेक्चर बनाया है उस रेफरेंस हम देंगे, तो चूंकि वहाँ से कुछ थोड़ा सा एक पोर्शन उठाया हुआ है, यहाँ पर रेफरेंस को देखते हुए ये स्टूडेंट जो है फिर इसी रेफरेंस को ओपन करके फिर दे कैन स्टडी देम इन डिटेल। तो ये जो है कि रेफरेंसिंग एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये बहुत जरूरी है, या जिस बुक से आप लेक्चर्स बनाते हैं इट शुड बी इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि आप उनसे कहें कि ये लेक्चर जो है दैट इज बेस्ड ऑन द चैप्टर 23 एंड चैप्टर 13 ऑन दैट बुक। तो आप इसके उस तरह कर सकते हैं कि इसमें आप कवर बुक जो है उसका कवर पेज जो है, टाइटल पेज जिसमें एडिशन भी लिखा होता है, टाइटल ऑफ द बुक भी लिखे होते हैं, अदर्स भी लिखे होते हैं, और आप उसको एक पिक्चर से उस पर स्लाइड पर प्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स को पता भी लग जाएगा कौन सा बुक है, कौन सा एडिशन है, कौन से ऑथर ने लिखे हैं, एंड देन दे विल हैव इफ दे आर गोइंग टू सेल्फ स्टडी होता है उसी बुक से वो डिटेल से फिर डिस्कस करेंगे, because it is quite difficult and sometimes even it is impossible to have all the knowledge of some chapters or some book in the slide. So obviously slides are just for our facilitation. तो स्टूडेंट्स को समटाइम्स कुछ बातें जो वर्बली हम डिस्कशन करते हैं अगर उनको वो समझ नहीं आती तो आपको बुक और रेफरेंसेस और एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो आपको दे देंगे, सो ये लेक्चर्स उनको समझने में और लेक्चर और मटेरियल जो है उनको हेल्प कर सके। So that is again a summary which we discussed in detail, that how we will again the attention of a student. Then after that session, we will announce our objectives. Then we will
relevant to the objective, we will ask some question. We will just find out and recall their pre-existing knowledge. Then we will present them the new material, the new concept, which is actually the main body of the our lecture. And then we will provide the guidance as well that how we can learn this thing. Then there will be some eliciting of the performance along with the feedback. Then they will be assessing of the assessment of the performance, and then how we can retain, how we can transfer, and after the transfer, how we can retain, increase, enhance the retention of the knowledge after the transfer to the students, and the end, how we can provide the external material, the further learning resources, learning material. So it means कि propose now आप क्या करना है कि आपने propose theme of the lecture करने हैं, provide a model for the lecture planning करनी है, और फिर इसको एक 60-minute lecture जो है इसको आपने scheduling इसी करनी है। हर एक लेक्चर की आपकी 3 हिस्से होने चाहिए। आपने पहले खुद को सेट करना होता है कि जो इट मे बी इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, और एक्चुअली हम इस इवेंट्स को इस तरह भी कर सकते हैं कि जिसमें कुछ प्रिपरेटरी होते हैं, जैसे उसमें जो गेनिंग अटेंशन किस तरह करेगा और ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको प्रिपरेटरी प्रिपरेशन फेज को आप कह सकते हैं लेक्चर का। तो आप सेट करें, देन दैट इज द बॉडी ऑफ द लेक्चर, दैट इज क्लोजिंग ऑफ द लेक्चर। तो हमने 10 मिनट जो है एक्चुअली देने हैं इन द स्टार्ट, जो हमने डिस्कस किया था, विच वाज द गेनिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज अनाउंसिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो है उनको हम 10 मिनट दे सकते हैं। सिमिलरली उनकी जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज है, तो ये जो उनको जो प्री एक्विजिट लर्निंग है उनको हम रिकॉल करें, तो इसके लिए वी हैव टू गिव 10 मिनट्स। और बाकी जो 30 मिनट टू 40 मिनट है ये हम बॉडी ऑफ द लेक्चर जो है उसको देंगे, कि जिसमें हम अपनी टॉपिक को जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से और स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करेंगे, और हम इसको इसी को समझने में गाइडेंस करेंगे, विच वी कैन कॉल कि लर्निंग गाइडेंस करेंगे। तो ये जो लर्निंग गाइडेंस है एज वेल एज द इलिसिटिंग परफॉर्मेंस जो है और उसको फीडबैक जो है, इन चारों को हम कर सकते हैं कि दे आर एक्चुअली द बॉडी ऑफ द लेक्चर, और ये जो है होनी चाहिए आपके 30 टू 40 मिनट में आपकी ये होनी चाहिए। इसी तरह आपके लास्ट 10 मिनट जो है दैट शुड बी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन। उनकी आपने असेसमेंट करनी है, एज वेल एज उनकी आपने उनको समझाना है कि आंसर्स देने हैं, और फिर कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो हैं ये आपने उनको देने हैं कि जिससे वो आगे जाके हेल्प कर सकेंगे। तो अगर हम अपने लेक्चर को इसी तरीके से प्रपोज करेंगे, इस तरह प्लानिंग करेंगे, तो ये एक तो ये होगा कि ये एक इफेक्टिव भी होगा, स्टूडेंट की इंटरेस्ट भी होगी, और एज वेल एज लर्निंग जो है अच्छी तरीके से हो जाएगी। सही। तो लास्ट मिनट दैट आप जो है अपनी फीडबैक जो क्वेश्चन सेशन उनको आप दे सकते हैं। सही। सो दैट इज कि आप जो बॉडी है दैट में भी 30 मिनट, दैट में भी 40 मिनट। अगर ये 40 मिनट हो जाते हैं देन वी हैव टू जी जो असेसिंग है आप द परफॉर्मेंस, या enhancing the intention and transfer है, या provide the further learning resources है, यानी क्वेश्चन आंसर सेशन है, इन तमाम को हम 10 मिनट में फिर कवर कर सकते हैं। Compare your plan with the above proposed schedule and then go on। और इससे क्या होगा, एक बैलेंस होगा कि हम एक्टिविटीज और इंफॉर्मेशन जो हम उनको दे रहे हैं, जो एक्टिविटीज हम करेंगे और मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग, ये सारी चीजें अगर किसी एक लेक्चर में होंगी तो दैट वुड बी द रेड साइन जिस तरह इस मिडल में है, सो दैट विल बी एन इक्विलिब्रियम एंड इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। दिस इज एक्चुअली द फ्लो चार्ट दैट किस तरह हम जाएंगे फ्रॉम द दैट गेनिंग अटेंशन के साथ इनाउंसेस, और फिर एंड में हम आएंगे टुवर्ड द enhancing the retention and the transfer. But this is just a ongoing process. Thank you so much to all of you.